हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड हिस्ट्री को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने पवार या फिर परमार राजवंश के बारे में कवर किया था। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि जो परमार राजवंश था या फिर जो पवार राजवंश था, उसकी जो स्थापना करी थी वो कनकपाल के द्वारा करी गई। और यहाँ पर हमारे दो मत निकल के आए, इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर दो मत निकल के आए कि इसने जो स्थापना करी थी वो दो तथ्य यहाँ पर आए थे। ठीक है, जो पहला तथ्य था वो ये कहता था कि इसने जो स्थापना करी पवार राजवंश की वो 688 ईस्वी में करी थी। दूसरा जो मत निकल के आया था उसमें ये आया था कि 888 ईस्वी के आसपास इसने यहाँ पर पवार या फिर परमार राजवंश की स्थापना करी। और ये जो स्थापना हुई थी वो चांदपुर गढ़ी यानी चमोली के क्षेत्र में करी गई थी, जहां का राजा भानु प्रताप रहा था। अब यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य हम समझ लेते हैं कि कनकपाल ने जब स्थापना करी तो किस आधार पर यह कहा गया कि ये धारानगरी से आया था या फिर गुज्जर प्रदेश से आया हुआ एक राजकुमार था। देखिए, यहाँ पर दो बातें निकल के आई। एक तो इसके स्थापना के उपलक्ष्य में निकल के आया कि 688 ईस्वी में इसने स्थापना करी या फिर 888 ईस्वी में इसने स्थापना करी। दूसरी बात यह निकल के आई कि ये जो राजकुमार था, जो एक कनकपाल था, वो आया कहाँ से था। देखो, इसमें भी यहाँ पर दो मत निकल के आए। पहला मत ये था कि ये गुजरात की धारानगरी से आया हुआ एक राजकुमार था। तो गुजरात के धारानगरी से आया हुआ एक राजकुमार था। और दूसरा मत ये निकल के आया कि ये जो आया हुआ था, ये जो राजकुमार आया था वो गुज्जर प्रदेश से आया था। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर मत निकला वो मत ये निकला कि ये कहाँ से आया, ये गुज्जर प्रदेश से आया था। अब यहाँ पर गुज्जर प्रदेश से तात्पर्य जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र था और गुजरात का क्षेत्र था, उन तीनों को ही संयुक्त रूप से गुज्जर प्रदेश बोला जाता था। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और जो तीसरा है राजस्थान। ठीक है, ये तीनों ही क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता था, गुज्जर प्रदेश बोला जाता था। तो यहां पर बात निकल के आई कि कनकपाल आया कहां से था। तो गुज्जर प्रदेश का अगर मैं प्रमाण की बात करूं तो गुज्जर प्रदेश का जो प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है यहां मिली गणेश भगवान की मूर्ति से। ठीक है, तो गुज्जर प्रदेश का जो यहां पर प्रमाण मिला है, यानी कि कनकपाल जो गुज्जर प्रदेश से आया था उसका जो हमें प्रमाण मिला वो यहां से प्राप्त गणेश भगवान की मूर्ति मिली। गणेश भगवान की ठीक है, तो गणेश भगवान की जो यहाँ मूर्ति प्राप्त हुई, जो उत्तराखंड में यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, उसके आधार पर यह कहा गया कि कनकपाल जो था वो गुज्जर प्रदेश से आया हुआ एक राजकुमार रहा था। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जो गणेश भगवान थे उन्हें उत्तराखंड में सगुन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड के दो स्थानों से हमें गणेश भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें पहला जो स्थान है वो है जोशीमठ का। जोशीमठ से हमें गणेश भगवान के नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पहली जहां से हमें मूर्ति प्राप्त हुई है वो क्षेत्र है जोशीमठ का। जोशीमठ से जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है वो मूर्ति है गणेश भगवान की नृत्य करती मूर्ति। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि गणेश भगवान की नृत्य करती मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जोशीमठ से। जोशीमठ से हमें गणेश भगवान की नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी के बाद जो टिहरी का पुराना दरबार राजमहल है, तो टिहरी का जो पुराना दरबार राजमहल है,
पुराना दरबार राजमहल है, वहां से भी हमें गणेश भगवान की एक काष्ठ निर्मित मूर्ति मिली है। तो यहां से जो हमें मूर्ति मिली है वो गणेश भगवान की काष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो गणेश भगवान की जो काष्ठ मूर्ति मिली है वो टिहरी के पुराना दरबार राजमहल से प्राप्त हुई है, और उसी प्रकार जोशीमठ से हमें गणेश भगवान की नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है। अब देखो, गुज्जर प्रदेश और जो हमें जोशीमठ और टिहरी से प्राप्त जो मूर्ति है उन दोनों में एक समानता देखने को मिली है। जिस प्रकार इतिहासकारों ने कहा कि जो कनकपाल था वो गुज्जर प्रदेश से आया हुआ एक राजकुमार रहा था, जो ये मूर्ति हमें टिहरी से के पुराना दरबार से जो काष्ठ मूर्ति हमें मिली है, इस मूर्ति में जो गणेश भगवान की सूंड है वो दाहिनी तरफ दिखाई गई है। ठीक है, जो यहाँ से मूर्ति हमें प्राप्त हुई काष्ठ मूर्ति, इसमें गणेश भगवान की जो सूंड है वो कहाँ किस साइड है, वो है दाहिनी साइड। अब देखो, इसी प्रकार की जो मूर्ति प्राप्त हुई, इसी प्रकार की जो टिहरी के पुराना दरबार से प्राप्त मूर्ति है, ठीक उसी प्रकार की मूर्ति हमें गुज्जर प्रदेश से भी प्राप्त हुई। जिस प्रकार इतिहासकारों ने माना कि जो कनकपाल था वो कहाँ से आया हुआ था, वो गुज्जर प्रदेश से आया हुआ एक राजकुमार रहा था। इसी के साथ साथ जो पातीराम थे, पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, ये पातीराम की एक पुस्तक थी। तो इसमें इन्होंने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक थी उसमें पातीराम ने बताया कि जो कनकपाल था वो 756 संवत में 756 संवत में मालवा क्षेत्र से आया हुआ एक राजकुमार था। तो जो मालवा क्षेत्र से आया हुआ राजकुमार बताया वो पातीराम के द्वारा बताया गया था। और किस पुस्तक में बताया गया, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में इन्होंने कहा कि जो कनकपाल रहा था वो कहाँ से आया हुआ राजकुमार था, वो मालवा प्रदेश से आया हुआ एक राजकुमार रहा था। इसी के बाद एक हमें पवार राजवंश के ही शासकों के बारे में एक हमें शब्द देखने को मिलता है, पवाड़ा, पेवड़ा या फिर पवाड़े। ठीक है, पवाड़ा, पेवड़ा या फिर पवाड़े। ठीक है, ये एक शब्द हमें देखने को मिलता है जो कि श्री श्याम परमार के अनुसार बताया गया है। श्री श्याम परमार के अनुसार, देखिए श्री श्याम परमार कहते हैं कि ये जो शब्द था पवाड़ा, पेवड़ा या फिर पवाड़े, ये जो शब्द प्रयोग किया जाता था ये परमार शासकों की या फिर परमार राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। परमार राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पवाड़े, पेवड़ा या फिर पवाड़ा क्या था। तो पवाड़ा, पेवड़े या फिर पवाड़ा जो था वो परमार राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो पवार राजवंश के कनकपाल शासक के पश्चात जो अगला शासक बनता है वो बनता है अनंतपाल। अब देखो, ये जो अनंतपाल था इसका जो शासनकाल रहा था वो 1191 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1191 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक जो पवार राजवंश का शासक रहा वो यह अनंतपाल रहा था। अब देखो, ये जो अनंतपाल था ये था नानकी चंद के समकालीन। जो चंद राजवंश कुमाऊं में शासन कर रहा था उसमें जो नानकी चंद शासक था उस नानकी चंद के समकालीन रहा था अनंतपाल। ठीक है, तो अनंतपाल किसके समकालीन था, अनंतपाल
चंद राजवंश के नानकी चंद के समकालीन रहा था। इसी में जो दूसरा पॉइंट बनता है, देखिए इसका जो शासनकाल है वो 1191 से 1210 ईस्वी तक है, और इसी बीच जो आक्रमण हुआ था अशोक चल्ल का वो भी इसी बीच हुआ था। तो इसी के टाइम पीरियड पर अशोक चल्ल का आक्रमण होता है, अशोक चल्ल का आक्रमण, ठीक है। तो अशोक चल्ल का आक्रमण इस अनंतपाल के समयकाल में ही हुआ था, जो कि पवार राजवंश से संबंधित रहा था। अब इसी अनंतपाल के बाद जो अगला शासक पवार राजवंश का आता है वो होता है सोनपाल, ठीक है। जो अगला शासक 1210 ईस्वी में बनता है वो सोनपाल बनता है। जिस समय सोनपाल शासक बनता है उस समय पवार राजवंश यहाँ पर दो भागों में विभाजित रहता है। पहला जो भाग था वो था चांदपुरगढ़ी का भाग। तो पहला जो यहाँ पर गढ़ था या फिर जो शासन था वो चांदपुरगढ़ के शासकों का रहा था, और दूसरा जो शासन रहता था, दूसरा जो क्षेत्र था वो था भिलंगना घाटी या फिर सोन घाटी का। तो दूसरा जो था वो था भिलंगना घाटी या फिर सोन घाटी का, ठीक है। भिलंगना घाटी या फिर सोन घाटी दूसरा यहाँ पर हुआ करता था, दूसरा क्षेत्र यहाँ पर हुआ करता था जिस समय पवार राजवंश का शासक सोनपाल रहा था। अब देखो चांदपुरगढ़ तो पवार राजवंश की पहली राजधानी रही थी, लेकिन भिलंगना घाटी में उस समय जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे खस राजा, ठीक है। तो यहाँ पर भिलंगना घाटी में जो शासन चल रहा था वो इन खस राजाओं का यहाँ पर शासन चल रहा था। इसी समय सोनपाल सर्वप्रथम इन खस राजाओं को पराजित करता है और उसी के बाद अपने पवार या फिर परमार राजवंश की यहाँ स्थापना करता है। तो पवार या फिर परमार राजवंश का जो सबसे पहले खस राजाओं पर आक्रमण हुआ वो भिलंगना या फिर सोन घाटी पर करा गया सोनपाल के द्वारा, जिस कारण इसका नाम सोनपाल पड़ गया, ठीक है। तो सोनपाल के बारे में हमने कवर किया, अनंतपाल के बारे में हमने 2 पॉइंट्स जाने, ठीक है। इनमें जो 2 पॉइंट्स हमने बताए वो थे कि नानकी चंद के समकालीन था अनंतपाल, और इसी समय अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। इसके बाद जो सोनपाल शासक बना उसने अपनी राजधानी को बनाया चांदपुरगढ़, या फिर उस समय जो पवार शासक थे, जो पवार राजवंश था वो 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, जिसमें सबसे पहला भाग चांदपुरगढ़ का था और दूसरा जो भाग था वो भिलंगना या फिर सोन घाटी का रहा था, जहां खस राजा लोग शासन करते थे। इन्हीं खस राजाओं को सर्वप्रथम सोनपाल ने पराजित करा और उसी के बाद इसने वहां परमार या फिर पवार राजवंश की स्थापना करी थी। अब देखो, अब अनंतपाल और सोनपाल के बाद जो अगला शासक का नाम हमें देखने को मिलता है वो होता है लखनपाल। तो इस लखनपाल के बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो सोनपाल के बाद जो अगला शासक है वो है लखनपाल। देखिए लखनपाल जो था वो पहला ऐसा शासक था जिसकी हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई, यानी कि पवार राजवंश का, मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ, पवार राजवंश का पहला शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। तो पवार राजवंश का पहला शासक लखनपाल था जिसकी हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। साथ साथ देखिए जो धारशिला अभिलेख है या फिर जो धारशिला अभिलेख से पूर्व हमें सोनपाल के उसमें प्राप्त हुआ, उसके अतिरिक्त इसने अपनी राजधानी जो बनाई वो भिलंगना घाटी को बनाई थी। तो इसने अपनी राजधानी जो बनाई भिलंगना घाटी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो भिलंगना घाटी को अपनी पहली राजधानी बनाने वाला शासक जो था वो लखनपाल था, जो कि पवार राजवंश का एक राजकुमार रहा था। इसी के बाद अनंतपाल द्वितीय जो बना वो अगला शासक लखनपाल के बाद बना। तो अनंतपाल द्वितीय को अब मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ। देखिए अनंतपाल द्वितीय
तो अनंतपाल द्वितीय जो शासक था, अनंतपाल द्वितीय जो शासक था, इसकी जो हमें जानकारी मिली वो मिली हमें धारशिला अभिलेख से। जानकारी जो हमें मिली वो मिली हमें धारशिला अभिलेख से। तो अनंतपाल पहला ऐसा शासक था जिसकी जानकारी हमें धारशिला अभिलेख से मिली थी। अब देखो, इसी अनंतपाल का जो बेटा था उसका नाम था अजयपाल, जो कि 37वां शासक रहा था पवार राजवंश का। ठीक है, जो अजयपाल था वो 37वां शासक रहा था और यह जगतपाल के बाद शासक बना। यानी कि अनंतपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है जगतपाल, और इसी जगतपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो यह अजयपाल बनता है, जो कि अनंतपाल का पुत्र रहा था। अब ये जो जगतपाल था, जो यहाँ पर अगला शासक जगतपाल है, यह भारती चंद और रत्नचंद के समकालीन था। तो जगतचंद किन दो शासकों के समकालीन रहा था? भारती चंद के समकालीन रहा था और रत्नचंद के समकालीन रहा था। ठीक है, भारती चंद के समकालीन और रत्नचंद के समकालीन कौन रहा था? यह जगतपाल शासक रहा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारती चंद और रत्नचंद के समकालीन। ठीक है, अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ कि इसका जो शासनकाल था, जहाँ से जहाँ तक इसने शासन करा, वो करा गया इसका 1444 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक। तो 1444 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। तो 1444 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा वो किसका रहा? वो इस जगतपाल शासक का रहा था। इसी के पश्चात 1455 ईस्वी में इसने अपना एक ताम्रपत्र 1455 ईस्वी में इसने अपना एक ताम्रपत्र देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर में दान करा। देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर में दान करा। ठीक है, तो देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर में 1455 ईस्वी में किसने अपना एक ताम्रपत्र दान करा? वो था जगतपाल। जगतपाल ने 1455 ईस्वी में अपना एक ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर में दान करा, और यह रघुनाथ मंदिर जो स्थित था वो टिहरी के देवप्रयाग इसमें स्थित रघुनाथ मंदिर था। अब देखो, अब इसी ताम्रपत्र से इसकी हमें जानकारी मिलती है, यानी कि जगतपाल की जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वो इस ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो इस टिहरी के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हो जाती है। साथ साथ इसी टिहरी के रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्र में ये स्वयं को रजवार बताता है। ठीक है, ठीक है, तो स्वयं को जो रजवार बताने वाला शासक था या फिर पवार राजवंश का शासक था वो जगतपाल रहा था। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस पवार शासक की उपाधि रजवार रही थी? तो जगतपाल की जो उपाधि रही थी, या जगतपाल स्वयं को रजवार कहकर बताता था। किसमें? टिहरी के रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्र में, जो हमें 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर टिहरी से प्राप्त हुआ। तो इसमें हमने लखनपाल को समझा, जो कि पवार राजवंश का पहला शासक था, जिसकी हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। इसने अपनी राजधानी भिलंगना को बताया, भिलंगना बनाई। साथ ही साथ लखनपाल के बाद जो अगला शासक बना वो अनंतपाल रहा था, अनंतपाल द्वितीय रहा था। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय की जानकारी हमें धारशिला अभिलेख से मिली है। इसी का बेटा था अजयपाल, जो कि 37वां शासक रहा था। उसके बाद जो अगला शासक बना वो जगतपाल था, जिसने जो भारती चंद के और रत्नचंद के समकालीन रहा था। इसका जो शासनकाल था वो 1444 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक माना जाता है, और इसी के द्वारा 1455 ईस्वी में अपना एक ताम्रपत्र देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर में दान करा गया। अब यहाँ पर इन्हीं सब शासकों के बाद, यानी कि जगतपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो अजयपाल बनता है, जो कि अनंतपाल द्वितीय का पुत्र रहता है। तो इसके अगले लेक्चर में हम अनंतपाल द्वितीय के पुत्र
पुत्र अजयपाल को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल को समझा, साथ साथ कुछ अन्य शासकों में जिनमें लखनपाल, अनंतपाल द्वितीय, जगतपाल, सोनपाल को भी समझा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।